नमस्कार, मैं हूं प्रभु पटेरिया और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सत्ता का महासंग्राम। जी हां, 2024 का रण तैयार हो चुका है। इन दिनों गली चौराहे में चुनावी चकल्लस का दौर जारी है। विशेषकर चाय पान के टपरे इसके केंद्र बने हुए हैं। जिसे देखो वह चुनाव विशेषज्ञ बनकर राजनीतिक विश्लेषण करने में जुटा हुआ है। हर किसी का अपना गणित है, अपने तर्क हैं। समीकरण का ऊंट किस कवरेट बैठेगा, इसे लेकर भविष्य कथन की तर्ज पर दावे प्रति दावे किए जा रहे हैं। कौन सी लोकसभा सीट किस राजनीतिक दल के खाते में जा सकती है और किस सीट का परिणाम चौंकाने वाला हो सकता है, इन सभी बिंदुओं को लेकर बहस मुबाहिसा जारी है। लेकिन इस नोकझोंक के बीच में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस एक एक सीट के जो हम हिसाब बता रहे हैं, हर एक मतदाता का जवाब हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस सब के बीच में जनता क्या सोच रही है, जनता क्या कह रही है, वह भी आपको देखने को मिल रहा है। हर सीट का चुनावी विश्लेषण आप अनादि टीवी पर लगातार देख रहे हैं। और आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम सत्ता के महासंग्राम में बात होगी बालाघाट लोकसभा सीट की। मध्य प्रदेश की बालाघाट लोकसभा सीट पर जोरदार मुकाबला होगा। यहां बीजेपी की भारती पारदी को कांग्रेस के सम्राट सारस्वत टक्कर देंगे। इस सीट के इतिहास पर नजर डालें तो वो काफी रोचक है। यहां लोकसभा चुनाव में कई प्रयोग हुए और जनता ने कई दलों को आजमाया। इसके प्रत्याशियों को सांसद बनने का मौका भी दिया। बालाघाट लोकसभा सीट से पहली बार कांग्रेस के चिंतामन राव गौतम सांसद चुने गए थे। इस सीट पर कांग्रेस ने आखिरी बार सांसद के तौर पर विश्वेश्वर भगत को भेजा। उन्होंने 1991 में चुनाव जीता और 1996 तक सांसद रहे। इसके बाद बालाघाट सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस को कभी बढ़त नहीं लेने दी। इस दौरान भाजपा को मिलने वाले वोटों का प्रतिशत भी बढ़ा है और पिछले 5 लोकसभा चुनाव से इस सीट पर लगातार बीजेपी का कब्जा है। वहीं बालाघाट सिवनी क्षेत्र में लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा का, यहाँ जातिगत समीकरण अहम किरदार निभाता है। क्षेत्र में पवार समाज यानी ओबीसी वर्ग का खास दबदबा है। चुनाव नतीजों को बदलने में यह समाज खासी ताकत रखता है। इस संसदीय क्षेत्र में 1952 से 2019 तक 11 सांसद चुने गए। इनमें से 7 सांसद पवार समाज से रहे हैं और पवार समाज को साधने के लिए बीजेपी ने भारती पारदी को इस बार प्रत्याशी बनाया है। लेकिन इस बार जनता के मन में क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बालाघाट से राकेश सेवाई सर हमारे साथ हैं जो बीजेपी से हैं, और अनूप सिंह जो है कांग्रेस से हैं, और अशोक मोटवानी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सॉरी, सबसे पहले मैं अशोक जी आपसे जानना चाहूँगा, क्या कह रहा है बालाघाट का चुनाव? देखिए, बालाघाट लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो परिसीमन के बाद जब सिवनी जिला इससे जुड़ा है तो यहाँ की जो परिस्थिति है वो काफी चेंज हुई है। अगर हम बात करें पिछले 3-4 चुनाव की तो ये सिवनी संसदीय क्षेत्र इसमें जुड़ने से काफी फर्क पड़ा है। अगर बात करें हम इस बार के चुनाव की तो पहली बार भाजपा ने एक महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है और जो पवार जाति से आती है, जबकि कांग्रेस ने अपनी ओर से सम्राट सिंह सरस्वाल को जो सामान्य वर्ग से आते हैं अपना प्रत्याशी बनाया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है पवार जात के या और भी जो जातिगत समीकरण है उसको दरकिनार करके उन्होंने सम्राट सिंह सरस्वाल को ये मौका दिया है। एक बात और बता दूं मैं यहाँ पे कि जो पूर्व सांसद हैं कंकर मुंजारे, वो बहुजन समाज पार्टी से यहाँ लोकसभा चुनाव में उतरे हैं और इस बार जो है संघर्ष त्रिकोणीय होने की संभावना है। जी बिल्कुल, संघर्ष त्रिकोणीय दिख रहा है। अनूप जी क्या कहेंगे, क्या संभावनाएं दिख रही इस त्रिकोणीय संघर्ष में? और कंकर मुजारे वो व्यक्ति हैं जिनका खासा दबदबा वहां पे रहा है, उनकी पत्नी अनुभव मुजारे भी इस बार विधायक हैं। क्या लग रहा है आपको, बालाघाट का ऊंट किस कवरेट बैठने जा रहा है? देखिए, इस समय बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा मतदाताओं के बीच में जागरूकता का वातावरण है और जागरूकता का वातावरण इस दिशा में है कि लगातार 5 वर्षों से जिस तरह से यहाँ के जनप्रतिनिधि जो चुनकर गए हैं
विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के, और उनका जिस तरह का परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी के रूप में चेहरा बदल दिया। बालाघाट और सिवनी संसदीय क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां पर प्रचुर मात्रा में यहाँ खनिज संपदा है और वन संपदा है। यहाँ से मध्य प्रदेश और देश की सरकार को 15% के लगभग राजस्व यहाँ से जाता है, बालाघाट जिले से और सिवनी जिले से। कहने का मतलब यह है कि हमारा देश और प्रदेश जो है हमारे राजस्व के भरोसे पल रहा है, लेकिन उसके एवज में, उसके परिणाम स्वरूप बालाघाट में जो विकास के कार्य होने चाहिए वो पूरी तरह से शून्य है। यहाँ पर लंबे संघर्ष के बाद हमें ब्रॉडगेज मिली है। बहुत लंबे संघर्ष के बाद यहाँ पर शहर स्तर पर जो मात्र एक ओवरब्रिज का काम प्रारंभ हो पाया। इस तरह से आप कह सकते हैं बहुत अच्छे ढंग से कि बालाघाट में जिस तरीके से यहाँ से खनन होते हैं, राजस्व जाता है, उसके परिप्रेक्ष्य में ये जो लंबे संघर्ष के बाद आपको जो ब्रॉड गेज मिली, जो बालाघाट की मांग थी, मीटर के चलती थी वहां पर, उसके तो ये तो बीजेपी की सरकार में मिली ना। आपका तो 1996 तक सांसद रहा है वहां से, आपकी प्रदेश में सरकार भी रही, तब क्यों नहीं हो पाया इस बारे में? आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि वर्ष 2005 में बालाघाट गोंदिया के बीच में ब्रॉडगेज प्रारंभ हुई। वर्ष 2007 में कटंगी बालाघाट के बीच में ब्रॉडगेज प्रारंभ हुई, और ये दोनों कार्यकाल के समय जो था वो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और माननीय कमलनाथ जी ने इसका हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। और मैं आपको बताऊं कि जो 15 किलोमीटर का सांसद ले लेगा, नहीं, बीजेपी का सांसद कैसे ले लेगा भाई? उनके वर्ष 2006 में 2006 से 2012 तक जो नैरोगेज से ब्रॉडगेज का कन्वर्शन का काम चल रहा था वो मध्य प्रदेश सरकार की आपत्ति के कारण 6 वर्ष तक लगातार बंद रहा। और मध्य प्रदेश सरकार के ही यहाँ के वन संरक्षक ने इस बात की यहाँ पर आपत्ति लिया था कि ये जो नैरोगेज रेल लाइन जा रही है ये वन भूमि से जा रही है कि रेल भूमि से जा रही है। इस तरह की आपत्तियां अगर एक वन संरक्षक द्वारा लगाकर अगर रेल का कार्य रोका जाता है तो ये किस मुंह से इसका श्रेय ले सकते हैं आप मुझे बताइए। चलिए बिल्कुल राकेश जी से पूछ लेते हैं। राकेश जी, जब बालाघाट में नैरो गेज से ब्रॉड गेज हो रही थी तो आपकी सरकार थी और आपके लोगों ने, आपकी सरकार के अधिकारी आपत्ति लगा रहे थे। आपने सुना अनूप जी कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा, जबकि 11% जो है राजस्व दे रहा है बालाघाट प्रदेश को। तो क्या है, आपका सांसद लगातार चुना जा रहा है, सरकार आपकी 20 साल से मध्य प्रदेश में करीब 18 साल रही है यहाँ पर, और फिर भी बालाघाट को वो मुकाम नहीं मिला जो मुकाम मिलना चाहिए। जैसा कि अनूप भैया ने बोले, हमारे बड़े भाई है वो, भला ही वो कांग्रेस में हो पर वो हमारे बड़े भाई है। जहां तक की बात हो कि ट्रेन की बात हो और विकास की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय जनता का हर एक कार्यकर्ता विकास के लिए जनता के प्रति प्रतिबद्ध है। और जैसा कि अनूप भैया ने बताया कि हमारी सरकार ने उसको काम वहां के जो रोका गया था लामता परियोजना के तहत, तो इसमें कांग्रेस की जब सरकार थी उस समय केंद्र में और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में थी, तो ये जब वहां के कांग्रेस की जब वहां केंद्र में सरकार थी, ये वहां पे हम लोगों को काम करने रेलवे में देते नहीं थे, परमिशन नहीं देते थे। वहां से कहीं ना कहीं ये लोग उनको अड़ंगा डरा देते। जब हमारे यहाँ मोदी जी की सरकार आई और हमारे सांसद जी ने उसमें पहल किया तो वो परियोजना उसमें स्वीकृत हुई और स्वीकृत होने के बाद हमारी परियोजना में आगे का काम हुआ और बालाघाट से जबलपुर रेल लाइन शुरू हुई। इसका श्रेय भला ही अनूप सिंह जी बोल सकते हैं कि वो लेना चाहेंगे, पर उनने ना कमलनाथ जी ने ना कांग्रेस की किसी नेता ने एक भी प्रकार का काम। चलिए राकेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे संवाददाता वीरेंद्र वहां पर मौजूद हैं, उनके साथ क्षेत्रीय लोग भी हैं, उनसे सुन लेते हैं आखिर जनता की क्या राय है, जनता क्या सोचती है। बालाघाट में विकास अब तक नहीं हुआ, कितना विकास हुआ और अब बालाघाट की जनता का मूड क्या है? वीरेंद्र जी। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस स्तर से बालाघाट में जो लोकसभा का महापर्व चल रहा है, उस महापर्व में जनता किस स्तर पर वोट देना चाह रही हैं, इसके बारे में हम यहाँ के कुछ लोगों से जानकारी लेना चाहेंगे। हमारे साथ में राजा भैया हैं। जी बताएं, किस तरह के इस बार जो माहौल है, चुनावी माहौल है, आप किसकी तरफ जाना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही माहौल है। थोड़ा जोर से बोलिएगा। भारतीय जनता पार्टी का माहौल है।
अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की साइड माहौल बोल रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है कि बालाघाट जिले के विकास की बात करें तो कितना विकास बालाघाट पे देखा गया है? विकास तो पहले तो नहीं हुआ, लेकिन अभी फिलहाल विकास ब्रिज वगैरह बन रहा है जी। इसके पहले तो कोई विकास नहीं हुआ। अभी फोर लाइन का कार्यक्रम चालू है। हमेशा बालाघाट में जो बता रहे हैं कि विकास की बात कर रहे हैं, ये 4 लाइन की बात कर रहे हैं, ये जो अभी प्रगति रथ है, लेकिन इससे पहले लगभग 1998 से भाजपा यहाँ पर काबिज रही है। विकास की बात करें तो कितना स्तर तक विकास आप देखेंगे, ये आप बताएं। नहीं, बालाघाट जिले में अभी जब से हमारे पूरे भारतवर्ष में बीजेपी की सरकार आई है और मोदी जी का जो शासन है, हमारे काफी विकास हुआ इन 10 सालों में। और विकास किसानों के भी हित में हुआ है, व्यापारी वर्ग के हित में भी हुआ है, और बहुत सारी योजना है जो गरीब हितग्राही और किसानों के हित में चल रही है। और संभावना है कि तीसरी बार भी मोदी सरकार बनेगी और विकास इसी तरह से प्रगति पर चलता रहेगा। विकास हो रहा है, होगा। तो आपने सुना कि जिस स्तर से विकास की बात जो कह रहे हैं, हाँ। वो लगभग यहाँ पे जितनी भी जनता से पूछा जा रहा है तो विकास बोल रहे हैं, लेकिन ये किस स्तर से विकास हो रहा है इस बारे में तो हमने आपको पहले भी बताया। वीरेंद्र, बालाघाट वो जिला है प्रदेश का जहां नक्सलाइट समस्या भी गंभीर रूप लिए हुए है। सालों से नक्सली वहां पर आते हैं, गवारदात भी करते हैं और सरकार ने कुछ एनकाउंटर भी हुए हैं वहां पर। कुछ इलाका खासा प्रभावित है बालाघाट का। तो क्या नक्सली समस्या का कोई समाधान हो सकता है? क्या कह रही है जनता? क्या नक्सली चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं बालाघाट में? जी बिल्कुल। इससे पहले अभी चुनाव के पहले में अभी लगभग 2 नक्सलियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था, और यहाँ पे लगातार नक्सली उन्मूलन के लिए जो विशेष अभियान चलाया जाता है, जिसको लेकर के अभी तक हमने ये चीज देखा है कि चुनाव में तो लगभग जो समस्याएं बनी रहती है, वो जो चेतावनी देते हैं वो बरोबर देना चालू किए हैं, लेकिन अभी यहाँ के प्रशासन मुस्तैद है, वो जमीन से लेके आसमान तक के सुरक्षा के। अच्छा वीरेंद्र, जल्दी से एक चीज और बता दीजिए, फिर मैं अनूप जी के पास जाऊंगा। कंकर मुजारे का क्या प्रभाव है, क्या दिख रहा है आपको? तीसरा मोर्चा वहाँ कंकर मुजारे जो वहाँ पर चुनाव में खड़े हैं, त्रिकोणीय संघर्ष करा रहे हैं, तो क्या क्या लगता है किसको नुकसान पहुंचाएंगे या वो खुद जीत सकते हैं? जी बिल्कुल। यहाँ पर कंकर मुंजारे जी की बात करें तो ये पूर्व सांसद रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं। इन्होंने ट्राइबल एरिया परसवाड़ा में काफी अच्छा इनका जो था राजनीतिक क्षेत्र काफी बढ़िया था, लेकिन कुछ सालों से अभी हम लगभग देख रहे हैं कि ये चुनाव में जरूर खड़े होते हैं, लेकिन ये विजय नहीं हो पाते हैं। और लगभग देखा गया कि इनके जो वोट बैंक है वो भी धीरे धीरे इनका स्तर जो है वो। चलिए वीरेंद्र रुकिएगा, हम जरा अनूप जी से समझ लेते हैं इस बात को। अनूप जी, कंकर मुंजारे चुनाव मैदान में है, पूर्व सांसद हैं, खासा प्रभाव वहां रखते हैं, उनकी पत्नी आपकी पार्टी से विधायक हैं, और एक आपके प्रत्याशी को लेकर भीतरघात की जो आशंका कंकर मुजारे की तरफ यदि हो सकती है, तो क्या लगता है आपको कांग्रेस में क्या स्थितियां आप महसूस कर रहे हैं इस त्रिकोणीय संघर्ष में? पहले एक विषय को खत्म कर दूं, जो नक्सली समस्या के बारे में। जी बताएं। नक्सली समस्या जहां पर भी अगर पैदा होती है, नक्सली आंदोलन वहां पर प्रभावी होता है जहां शोषण और अभाव होता है। और ये बात आपके ही चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो आम मतदाता हैं उन्होंने प्रमाणित कर दी कि शोषण और अभाव के चलते यहाँ पर नक्सली समस्या है। दूसरा सवाल आपका कंकर मुंजारे जी को लेकर, अनुभा मुंजारे जी को लेकर किया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि शुरुआत से ही दोनों की विचारधाराएं अलग रही हैं, लेकिन जब से हमारी पार्टी में श्रीमती अनुभा मुंजारे जी आई हैं तो उन्होंने बड़ा मुखर होकर और प्रखर होकर हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वार के कंधे से कंधा मिलाकर लगातार वो आम सभाएं ले रही हैं, घर घर जा रही हैं, चुनाव प्रचार कर रही हैं। कंकर मुंजारे जी की एक अभिलाषा थी कि वो कांग्रेस पार्टी से उन्होंने टिकट मांगा था, लेकिन संभव नहीं हो सका क्योंकि हमारी शर्त ये थी कि पहले आप कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करें, उसके बाद हम आप पर विचार करेंगे। तो ये दोनों जो अलग अलग विचारधारा के हमारे नेतागण हैं वो अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम 30,000 मतों से अधिक मतों से हम बालाघाट विधानसभा में जीते हैं और इसका श्रेय बहुत हद तक श्रीमती अनुभा मुंजारे जी को जाता है। उन्होंने जैसे ही कांग्रेस का दामन थामा तो जो लगातार हम इस विधानसभा में हार रहे थे, तो उनके आते ही के साथ हम 30,000 मतों से इस विधानसभा को जीत चुके हैं। और मैं आपको यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि 30,101 मतों से फिर इस विधानसभा से हमारी विजय होगी। और जिस तरह के हमारे पार्टी प्रत्याशी हैं, साफ सुथरी छवि के हैं, ईमानदार व्यक्तित्व के धनी हैं, उनके पिताजी ने भी लगातार 8 साल तक बालाघाट विधानसभा का जो प्रतिनिधित्व किया
और एक ईमानदारी की मिसाल उन्होंने कायम चलिए की। अशोक जी से समझ लेते हैं, अशोक जी इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अशोक जी, आपने दावा सुन लिया है अनूप जी का कि जो है 30,100 कुछ मतों से उस विधानसभा में उनके प्रत्याशी जीत सकता है, बाकी की विधानसभाओं की क्या स्थिति होगी वो आप बताइए। क्या वाकई कंकर मुजारे कुछ ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर डाल सकते हैं चुनाव की संभावनाओं पे? और दूसरा, ये जातिगत फैक्टर क्या है वहाँ का अशोक जी? 11 में से 7 प्रत्याशी पवार समाज के ही चुनाव जीतते हैं। नहीं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि अभी जो भाजपा ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है श्रीमती भारती पारदी को, वो पवार समाज से आती है। और ये बात सच है कि यहाँ पर पवार, लोधी और मरार, ये जो 3 जातियों के मतदाता हैं, ये खासा प्रभाव चुनाव पे डालते हैं। और सबसे ज्यादा संख्या मतदाताओं की जो है वो पवार समाज के लोगों की है। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, अच्छा, गौरी शंकर बिसेन और मौसम बिसेन की क्या भूमिका है यहाँ पर? वो पार्टी का काम कर रहे हैं। और पिछले 2 चुनावों से अगर हम बात करें 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो गौरीशंकर जी इस प्रयास में थी कि उनकी बेटी मौसम बिसेन को टिकट मिले। लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया, ना तो विधानसभा में ना यहाँ। पार्टी ने टिकट नहीं दिया, ये एक दीगर बात है। लेकिन वो अभी जो है भारती पारदी जी के लिए भिड़कर काम कर रहे हैं दोनों। अभी जब प्रधानमंत्री जी बालाघाट आए थे 9 तारीख को, तो मौसम बिसेन ने मन संचालन किया था। तो ऐसा नहीं है। मैं आपको जो बात दूसरी बता रहा था कि जो 3 जातियां यहाँ पे है जी, पवार, लोधी और मरार, तो आप देखेंगे तो लोधी समाज का भी यहाँ पर वर्चस्व है। और कंकर मुंजारे लोधी समाज से आते हैं। पिछले चुनाव में भी उन्होंने काफी वोट लिए थे। चलिए, सत्ता के महासंग्राम में आज बस इतना ही। बालाघाट के परिणाम किस दिशा में करवट लेंगे ये नतीजे बताएंगे। तब तक बालाघाट का त्रिकोणीय संघर्ष का आप आनंद लीजिए। सत्ता के महासंग्राम की अगली किस्त में हम किसी और लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे। तब तक आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ।